हाय, मेरा नाम कुहू गर्ग है। मैं इससे पहले इंडियन टीम की बैडमिंटन प्लेयर थी। मैं 2013 से 2021 तक इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रही थी एंड इस साल के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 2023 के एग्ज़ाम में मेरी 178 रैंक आई है। मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट थी व्हेन आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन। साल के 15 से 20 बार मैं ट्रैवल करती थी। फ्रॉम दैट टू कम एंड सिट इन अ रूम पूरे टाइम 10 घंटे पढ़ो, बहुत ड्रास्टिक चेंज था। एक बहुत अपसेटिंग पीरियड था, मेंटली मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। पहली बार लाइफ में मैं बहुत सीरियसली बैठ के सोचा अच्छा व्हाट नेक्स्ट। नहीं तो उससे पहले डिस्कशंस होते भी थे तो हाँ ठीक है बोल दिया कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट आई न्यू माई हार्ट वॉज ओनली इन द गेम। आई ओनली वॉन्टेड टू प्ले बैडमिंटन। कोचेज़ ने मुझे बोला कि अब हमसे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते थे सर ये सिर्फ खेलता है पढ़ता नहीं है, खेलने की वजह से इसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। नाउ वी हैव समथिंग टू टेल देम कि ऐसा नहीं है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं पूरा सिलेबस ढंग से देखूंगी। बस एक ये था कि हाँ मुझे ये करना है। इवन ऑन द डेज जब आपको लगता है आज तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल ही डेड हूँ, बर्नट आउट हूँ, उस दिन भी किसी तरह से 4 से 6 घंटे तो निकालने पड़ते थे। उसमें मैंने लास्ट के 1.5 महीने 16 घंटे भी पढ़ा। मैंने तो इंस्टाग्राम बंद नहीं किया था। मेरा ऑलमोस्ट इंटायर मेंस के नोट्स एंड एवरीथिंग वाज मेड आफ्टर प्रीलिम्स। मैं बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं कर पाई। उसमें भी आई वुड से स्पेशल अटेंशन टू एसे एंड एथिक्स बिकॉज वो स्कोरिंग एरियाज़ हैं। एसे को कभी कभी हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, मैंने भी इनिशियली लाइटली लिया, बट व्हेन आई रोट माई फर्स्ट एसे आई रियलाइज़ कि ओ यहाँ पे तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब मैं इंजरी जब हुई ये सोच भी नहीं सकती थी इससे कुछ पॉजिटिव आउटकम होगा, बट वहाँ से इफ़ आई एंडेड अप हियर, सो आई थिंक कि मे बी दिस इज़ वेयर आई वाज मेंट टू बी। सो डिस्पाइट दैट मेरा तो बैडमिंटन की तरफ ही ज़्यादा था। आई हैव बिन प्लेइंग सिंस आई वाज 9 years ओल्ड और जब से मैं 15 years की हूँ आई थिंक आई वाज पार्ट ऑफ द इंडियन टीम। 2013 में फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी टीम के साथ एंड उसके बाद से फॉर 7-8 years आई वाज देयर। सो माई एंटायर फोकस वाज देयर। इट वॉज़ ओनली आई थिंक 2021 में जब हमने फ़र्स्ट टाइम इवन सिविल सर्विसेज का सीरियसली सोचा, कंसिडर भी करा कि ये करना चाहिए। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन इस तरह से बन गई थी कि तब मैंने इसे सीरियसली एक थॉट दिया एंड इन लाइक यस December 2021 आई सीरियसली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम एंड नाउ हियर वी आर। आई थिंक एक तो एथलीट्स के लाइफ में इंजरीज़ आर अ पार्ट ऑफ इट, सबको होती हैं। इंजरीज़ से मतलब जो मेरी नी की इंजरी हुई थी उससे मुझे ये था कि मैं मिनिमम 1.5 साल का ब्रेक, आई वॉज़ लुकिंग एट अ मिनिमम 1.5 years का ब्रेक। तो मुझे एक बहुत आई थिंक मेंटली एक आपके लिए बहुत अपसेटिंग पीरियड हो जाता है, ईजी पीरियड नहीं होता। इवन एक छोटा निगल अगर किसी एथलीट को होता है ना, वो उनको बहुत परेशान कर सकता है बिकॉज दे थिंक ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज कि ये निगल से आगे बढ़ के कुछ सीरियस इंजरी ना हो जाए। आफ्टर ऑल एथलीट्स की करियर का लाइफ स्पैन थोड़ा छोटा होता है, इंटायरली आपकी फ़िज़िकल फिटनेस पे डिपेंडेंट होता है। वन इंजरी कैन मतलब पूरा करियर ख़राब कर सकता है। तो बहुत एथलीट्स के लिए अपसेटिंग ये चीज़ हो जाती है। मेरे लिए भी इनिशियली काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मेरा ये जो नी इंजरी था उससे पहले और भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। आई फील कि एक क्यूमुलेटिव चीज़ थी जो बिल्डअप हुई क्योंकि वो कुछ सर्टन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीकनेसेस वगैरह थी एंड देन द इंजरी हैपेंड, तो बॉडी रिकवर नहीं कर रही थी। तो एक बहुत अपसेटिंग पीरियड था, मेंटली मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। बट आई थिंक उस पीरियड में मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी था कि आई फाइंड समथिंग एल्स टू डू, नहीं तो शायद ऐसे बैठे बैठे मेरे लिए और डिप्रेसिंग हो जाता। एंड उस समय जब ये फोर्स्ड ब्रेक था तब हम लोगों ने आई थिंक पहली बार लाइफ में मैं बहुत सीरियसली बैठ के सोचा अच्छा व्हाट नेक्स्ट। नहीं तो उससे पहले डिस्कशंस होते भी थे तो हाँ ठीक है बोल दिया कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट आई न्यू माई हार्ट वॉज ओनली इन द गेम। आई ओनली वॉन्टेड टू प्ले बैडमिंटन। तो तब मैंने बहुत सीरियसली सोचा अच्छा गिवन कि मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, वर्क एक्स मेरे पास ज़्यादा है नहीं, आई वाज ओनली प्लेइंग एंड मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पब्लिक सर्विस की तरफ है, तो व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस दैट आई हैव। एंड तब ये लगा कि हाँ सिविल सर्विसेज मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड आई थिंक ये मेरी फैमिली को मुझे सबको कॉन्फिडेंस था कि मैं मेहनत बहुत करती हूँ, मेहनत की कोई इशू नहीं है। सो इफ़ आई वर्क हार्ड वी कैन डू दिस। So that is when we took a call and I think that was very good for me also. I found something to do, एक goal, एक target, and जब आपको एक बहुत clear cut आपके mind में एक goal होता है कि अच्छा मुझे ये करना है, you plan for it and you work for it. So that helps you in get out of a difficult phase, जैसा एक difficult phase में मैं थी उस वक्त। मैं जैसा आपको बता रही थी पहला मैंने अपनी preparation दिसंबर में seriously शुरू करी थी and the 2021 एंड मैंने 22 का प्रीलिम्स दिया है। सो आई हार्डली हैड 6-7 months का वो पीरियड था, उसमें बीच में कोविड भी हो गया,
हेल्थ इश्यूज़ मेरे नी के चल ही रहे थे, मतलब इफेक्टिवली 6 महीने पढ़ा था। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं पूरा सिलेबस ढंग से देखूँ भी। बस एक ये था कि हाँ मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू गो इन पब्लिक सर्विस, मुझे इस साइड में ही जाना है। एंड उस वक्त मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ली थी, सो माई एंटायर फोकस वॉज कि किसी तरह से क्लासेस कंप्लीट करो। सो कहीं ना कहीं वो प्रेशर कि हाँ ये प्रीलिम्स मुझे देना है, 6 महीने में इतना सारा कोर्स करने के लिए था, ढंग से नहीं हो पा रहा था सब कुछ। तो बस इंटायर फोकस वॉज कि अच्छा क्लासेस ख़त्म करो, एक रिविजन एटलीस्ट हो जाए प्रीलिम्स से पहले। एंड हाँ द फोकस वॉज देयर। आई थिंक इट वॉज ओनली आफ्टर दैट प्रीलिम्स कि मैंने ढंग से सिलेबस देखा है, मैंने टॉपर्स टॉक्स 2-3 सुनी है अच्छी, जिसके बाद मुझे प्रॉपरली आइडिया हुआ है कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। बट आई थिंक वो पहले प्रीलिम से ये ज़रूर मुझे फ़ायदा हुआ कि 6 महीने में मैंने काफ़ी कोर्स कवर कर लिया जो मैं अदरवाइज़ मुझे और टाइम लगता। मेरा जो एक्चुअली मेरी स्ट्रैटेजी जो थी, मैं ओवरऑल भी बिकॉज मैं कोई ORN में आई वॉजेंट स्टेइंग देयर, आई वॉजेंट इन टच विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल गिविंग द एग्ज़ाम। मैं जो कुछ फैमिली फ्रेंड्स रिसेंट ईयर्स में जिनका हुआ था क्वालिफिकेशन, उनके साथ टच में थी, तो आई वॉज ओनली उन पे रिलाई कर रही थी टू टेल मी द रिलायबल सोर्सेज। तो आई थिंक ये सब चीज़ें तो हर ही कोई कहता है कि सोर्सेज अपने लिमिट करने चाहिए। एक तो जो हम बोलते हैं कि बेसिक बुक्स हैं, कुछ NCERTs हैं, पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत होती है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होती है, तो ये बेसिक बुक्स होती हैं। एंड आई थिंक अदर देन दैट सिलेबस और PYQs इनसे स्टिक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ देखते हैं, हम बहुत सारे ये सब करते हैं, उनमें देन दुनिया भर की और भी चीज़ें आती हैं। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हमें आइडेंटिफाई करना है UPSC के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड जब हमें एक बार वो चीज़, जब हम सिलेबस और PYQs देखते हैं, उनसे समझ आता है। आफ्टर दैट अगर हम कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, कोई बुक भी पढ़ रहे हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है अच्छा हाँ यहाँ से पूछ सकते हैं, दिस इज़ रेलिवेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो देन वी कैन पिक एंड चूज़ कि ये चीज़ पढ़ने के लिए अच्छी है, ये चीज़ नहीं है। बट आई थिंक अदर देन दैट यही है कि आप बेसिक बुक्स को छोड़ के किसी और सोर्स पे मत जाओ। बेसिक बुक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी NCERTs एंड जिन्हें बोलते हैं स्टैटिक बुक्स जो हैं, उनको अच्छे से करिए एंड देन मल्टीपल रिविजन्स ऑफ दैट। अदर देन दैट आप 1-2 सोर्सेज अगर रेफ़र करते भी हो, मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि उनको मैं एज अ रिविजन देखूं कि मैंने अपनी बेसिक बुक्स कर ली हैं, इसके बाद मैं अगर कोई और सोर्स किसी कोचिंग का मटेरियल उठा भी रही हूँ, आई स्किम थ्रू इट वेरी क्विकली। मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिखा जो मैंने कवर नहीं करा है, जहाँ से मुझे लगता है कि ये रेलेवेंट हो सकता है, तो वो मैंने अपने पुराने नोट्स में ही ऐड कर लिया, सो दैट आई नेवर गो बैक टू इट अगेन। बट आई थिंक उसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आप एक और सोर्स उठा के कर लो, थोड़ी आपकी लाइक कवरेज बढ़ जाएगी। बट हाँ, आई थिंक मोर देन दैट नहीं करना चाहिए। मैंने इस तरह से किया था कि पहले पूरे साल भर की अपना एक प्लान बनाया था, जैसे एंड वी स्टार्टेड बैकवर्ड्स कि प्रीलिम्स से 3 महीने पहले मुझे इंटायरली प्रीलिम्स पे फोकस शिफ्ट करना है। उसमें भी जो 10 वीक्स बिफोर प्रीलिम्स थे, मैंने उसमें अपना प्लान ऐसे बनाया कि 10 वीक्स में 3 रिविजन्स मेरे पूरे हों। तो फर्स्ट रिविजन वुड टेक मी समवेयर अराउंड लेट्स से 5 वीक्स और समथिंग, सेकंड रिविजन वुड टेक मी 4 वीक्स एंड एक लास्ट 1 वीक में एक और रिविजन। तो इस तरह से मैंने अपना प्रीलिम्स से 10-11 हफ्ते पहले का प्लान बनाया। तो ऐसे बैकवर्ड्स मूव करते हुए, उससे पहले जैसे कि फर्स्ट 6 मंथ्स में मैं एक बार पूरा अपना सिलेबस एक बार करूँ, उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में 1 रिविजन एंड देन द 3 मंथ्स फॉर प्रीलिम्स। तो ये एक ब्रॉड प्लान होना चाहिए। देन विद इन दैट ब्रॉड प्लान आपको अपने सब्जेक्ट वाइज टारगेट्स बनाने पड़ेंगे कि लाइक लेट्स से मैं अपने 10 दिन पॉलिटी को दे रही हूँ, 1 वीक टू मॉडर्न हिस्ट्री, इन जो पहली बार व्हेन आई एम टेकिंग 6 मंथ्स टू रिवाइज। जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करूँगी, हाँ मुझे याद उतना नहीं होगा, बट इट विल स्टिल टेक मी मच लेस टाइम। मुझे पॉलिटी के लिए सेकेंड टाइम मे बी सिर्फ 7 डेज़ ही लगेंगे। तो इस तरह से टाइम कम होके वो मेरा नेक्स्ट रिविजन प्रॉब्ली 3 मंथ्स में हो जाएगा। तो ये एक पहले ब्रॉड प्लान, देन उसमें आपके शॉर्टर वीकली टारगेट्स, देन ऑल्सो डेली टारगेट्स कि आज मैं पॉलिटी कर रही हूँ, तो लेट्स से आज मुझे पूरा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP इतना पोर्शन आज कवर करना है। तो इस तरीके के अपने डेली टारगेट्स, इस तरह से अगर हम चलते हैं तो आई थिंक हो जाता है। मेरी आफ्टर माई फर्स्ट प्रीलिम मैंने अपनी सर्जरी कराई थी नी की, एंड 6 वीक्स आफ्टर दैट तो मैं बिल्कुल बेड रिडन थी, क्योंकि आपका बहुत मोबिलिटी में रिस्ट्रिक्शंस होता है। सो एंड ऑल्सो सर्जरी के बाद रिहैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपको लाइफ लॉन्ग मोबिलिटी डेफिसिट रह सकता है। तो फॉर मी इवन थ्रू आउट माई प्रेपरेशन दिन के 2 से 3 घंटे मेरे सिर्फ मेरे फिजिकल फिटनेस पे जाते थे। उसमें स्ट्रेंथ भी होगा, कंडीशनिंग होगा, ऑन कोट होगा, तो आई वॉज स्पेंडिंग दैट टाइम। एंड आई थिंक कंसिस्टेंटली अगर हम बात करें, 8 से 10 घंटे से ज़्यादा रोज़ के मैं नहीं कर सकती थी, बट वो 8 से 10 घंटे एवरी डे का था। इवन ऑन द डेज जब आपको लगता है आज तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल ही डेड हूँ, बर्नट आउट हूँ, उस दिन भी किसी तरह से 4 से 6 घंटे तो निकालने पड़ते थे। एंड आई थिंक क्वांटिटी से ज़्यादा इट्स अबाउट क्वालिटी। अगर आप फोकस होके करोगे, आप सेम चीज़ को जो आप अदरवाइज़ 7-8 घंटे लोगे, आप उसे 3 घंटे में भी कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड
कि आप अपने डे का प्लान इस तरह से बनाओ। जैसे मैं करती थी, मैं सुबह उठती सबसे पहले ट्रेनिंग चले जाती थी, उससे थोड़ी सी बॉडी भी खुल जाती थी, माइंड फ्रेश हो जाता था। आके देन आई वुड सिट टू स्टडी। इवनिंग में जब तक थोड़ा पढ़ के थक जाती थी, देन आई वुड गो फॉर माई ट्रेनिंग अगेन। तो अपना शेड्यूल इस तरह से सेट करें कि आपके ब्रेक्स सफिशेंट हो रहा है। एंड मुझे ये लगता है जैसे अगर आप 8 से 10 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, दिन में लाइक 8 घंटे आप सो रहे हो, 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो, प्लस 2-3 आवर्स ऑफ एनीथिंग एल्स यू मे बी डूइंग, यू स्टिल गेट टाइम फॉर योरसेल्फ 2-3 घंटे। तो इफेक्टिवली यूटिलाइज करा तो कर सकते हैं। एंड देन देर आर दीज फेजेस ऑफ एग्जाम। जैसे प्रीलिम से हफ्ते भर पहले मैंने ट्रेनिंग बंद कर दी थी, बिकॉज वो एक बिल्कुल हाई प्रेशर टाइम आ गया था। आपको 12-13 घंटे मुझे दिन में तब पढ़ना पड़ रहा था। एंड जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम था, दैट वाज अनदर लेवल स्ट्रेस, बिकॉज देयर वाज सो मच टू डू। एंड उसमें मैंने लास्ट के 1.5 महीने 16-16 घंटे भी पढ़ा है। वो करना पड़ा बिकॉज रिक्वायरमेंट मुझे लग रही थी कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, मैंने उतना नहीं तब तक कवर किया था। मेरा ऑलमोस्ट इंटायर मेंस के नोट्स एंड एवरीथिंग वाज मेड आफ्टर प्रीलिम्स। और जो मेंस के कुछ स्पेसिफिक जैसे एसे, एथिक्स, ये सब्जेक्ट्स मैंने बहुत ही ऊपर से करे थे पहले, मैंने बहुत डिटेल में इनको नहीं किया था। तो मुझे लग रहा था कि इन पे टाइम बहुत लग रहा था, तो मुझे करना पड़ा था 16 घंटे तक भी। तब ये भी चीज़ मैंने एक्चुअली प्रीलिम्स के बाद ही ढंग से रियलाइज़ करी थी। उससे पहले मुझे ये तब रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो अभी बहुत ऊपर से देखे थे क्वेश्चंस। आई वाज थिंकिंग कि ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे, बट जब एक्चुअली आप लिखने बैठ रहे हो, दे आर नॉट दैट ईजी। बिकॉज हमारा स्कूलिंग सिस्टम समाओ इस तरह से है, 12th तक, कॉलेज तक की फ़िक्स्ड चीज़ें आती हैं, उनका एक फ़िक्स्ड आंसर होता है, एंड वी आर यूज्ड टू दैट कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है। बट यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछता है उसमें ये नहीं होता। वहाँ पे यू हैव टू मेक अप द आंसर ऑन द स्पॉट। आपको अपना माइंड लगा के एंड यू नो कुछ एनालिटिकल, बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इनिशियली मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी मैं, बट ऑल्सो लाइक आई टोल्ड यू, मेरे ऑलमोस्ट इंटायर नोट मेकिंग प्रीलिम्स के बाद हुई है। आई डिड नॉट हैव सो मच टाइम कि मैं रोज़ बैठ के आंसर राइटिंग करूँ। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू एज अ सब्स्टिट्यूट वाज कि मैं अपने फादर के साथ बैठ के ओरली, वर्बली वी यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑल दी आंसर्स। तो सारे PYQs मैंने वर्बली करें। फिर भी मैं दिन के एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर्स तो लिखती थी। जैसे आज अगर मैं हिस्ट्री रिवाइज कर रही हूँ, शाम को उसी के PYQs उठाए एंड उनमें से 3-4 के आंसर्स लिख के प्रैक्टिस कर लिए कि मैं कितना रिकॉल कर पा रही हूँ, मैं कितने टाइम में आंसर लिख पा रही हूँ, इस तरह से। आई ऑल्सो यूज़ टू ट्राई कि फुल लेंथ नहीं तो एटलीस्ट आधा पेपर किसी भी PYQ का उठा के एक दिन में अटैम्प्ट करके देख लिया। बट मैं बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं कर पाई, मैंने एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी थी। सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिसने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स पेज पढ़ती थी। बट जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी इनिशियली मैंने मुझे यही बोला था कि सबसे पहले न्यूज़पेपर उठा लो, बस वो पढ़ने की आदत डाल लो। बट देन आई रियलाइज इट्स ये बोलने के लिए बहुत सिंपल है, बट इट्स नॉट सो सिंपल, बिकॉज न्यूज़पेपर में इतना सब होता था, आपको कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ का भी पता नहीं है एंड आपने न्यूज़पेपर उठा लिया, तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू यू। मेरी तो ये एडवाइस है, आई थिंक इनिशियली फर्स्ट डे से न्यूज़पेपर उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एटलीस्ट अपने कुछ बेसिक्स कवर एक बार कर लो, जो आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स के आप बेसिक्स कर लो, एंड देन व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर तब वो बहुत सेंस बनाता है, तब आपको समझ भी आता है। आपने एक बार सिलेबस ढंग से देख लिया है, PYQs देख लिए हैं कि अच्छा ये पार्ट मेरे लिए रेलेवेंट है और ये पार्ट रेलेवेंट नहीं है। मतलब मुझे लगता है जो अगर स्टार्टिंग में मैंने 4-5 महीने जो न्यूज़पेपर पढ़ा भी है, दैट वुड हैव बीन अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, क्योंकि मैं उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही थी इफेक्टिवली। बट नाउ आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि इतनी अच्छी वहाँ से वैल्यू एडिशन होती है। तो वो पढ़ने आने के लिए आई थिंक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड चाहिए होता है कि चल क्या रहा है, एंड देन द डेवलपमेंट्स मेक सेंस टू यू। इनिशियली मैंने हिंदू से स्टार्ट किया था, बट मैं जैसे बताई थी, मेरे लिए बहुत यूज़फुल नहीं था, बिकॉज आई फेल्ट एक तो थोड़ी सी उसमें लैंग्वेज भी टफ़र है एंड मुझे बहुत टाइम लग जाता था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मच लेटर आई स्विच्ड टू इंडियन एक्सप्रेस, बट व्हेन आई स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस वो मुझे ज़्यादा यूज़फुल लगा। एक तो पेपर वॉज मच शॉर्टर, उसका जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन था दैट वाज वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल आर्टिकल वहाँ से बहुत यूज़फुल होता था, सिंपल लैंग्वेज में लिखा एंड डायरेक्टली पॉइंट्स उठा सकते हो आप वहाँ से। उसके आर्टिकल्स भी मुझे अच्छे लगते थे, दे वर मच ईजियर टू रीड, सो ओवरऑल टाइम भी कम लगता था एंड मुझे लगता था उसमें वैल्यू एडिशन बहुत हो रहा है। देन जो इंटरव्यू से पहले का टाइम है, तब मैंने अपने न्यूज़पेपर्स बढ़ा दिए थे। आई वाज रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स एक तो, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ एंड उसमें थोड़ी सी चीज़ें, अच्छे आर्टिकल्स उसमें भी आते थे, तो इकोनॉमिक टाइम्स करती थी, इंडियन एक्सप्रेस करती थी एंड टाइम्स ऑफ इंडिया एक बार स्किम कर लेती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुना था कि टाइम्स ऑफ इंडिया इतना पॉपुलर न्यूज़पेपर है दैट आपके सामने बोर्ड वाले मे बी दे हैव रेड दैट, राइट, दैट इज़ अ पेपर ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ रीडिंग, तो उसको एक बार देख लो, उसमें कुछ ऐसा ना हो छूट जाए। प्लस उसमें एक आपका सिटी का पेज आता है, देहरादून का जो पेज आता था 2-3 पेजेस, वो देख लेती थी कि क्या उत्तराखंड से रेलेवेंट कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
तो 3 पेपर्स करती थी। एंड अदर देन दैट मैं थोड़ी यूट्यूब की न्यूज़ वाली वीडियोस पे भी देखती थी। मैं फिर से वही बोलूँगी कि स्टार्ट बैकवर्ड्स, प्रीलिम्स से पहले के लास्ट 3 मंथ्स तो फुल्ली प्रीलिम्स को दे दो, बिकॉज प्रीलिम्स आई थिंक आजकल काफ़ी टफ होते जा रहा है, अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहा है, तो उस दैट वुड टेक सम टाइम। तो वो प्रीलिम्स को दे दो, देन यू गेट 9 मंथ्स। आई थिंक पहले 6 महीने सिर्फ आपके सिलेबस कवर करने में ही चले जाएंगे। आप मतलब जीएस का भी ऑप्शनल का भी एटलीस्ट 6 मंथ्स उसमें मेरे हिसाब से लगेगा ही लगेगा। उसके बाद के जो बीच के 3 मंथ्स बचते हैं, इफ़ मतलब आप टाइम पे सब खत्म करते हो, दोज 3 मंथ्स कैन बी यूज वेरी इफेक्टिवली कि आप उसमें थोड़े PYQs के साथ साथ अपना एक रिविजन कर लो, सो दैट आपका रिविजन इज़ मोर अलाइंड विद व्हाट द एग्जाम इज़ आस्किंग। एंड कुछ टॉपिक्स जो आपने अपने इनिशियल जब आप फर्स्ट टाइम सिलेबस कर रहे थे उसमें कवर नहीं करे होंगे, वो ये रिविजन में यू कैन सी कि अच्छा ये टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, मैं इस पर भी अपने नोट्स बना लूँ, कोई आपको गैप एरियाज दिख रहे हैं आप उन्हें कवर कर लो। अदर देन दैट आई थिंक तो 1 साल के लिए पहले प्रीलिम्स के लिए ही हो गया, देन प्रीलिम्स टू मेंस के बीच में अगेन योर आई थिंक प्रेपरेशन शुड बी फोकस्ड ऑन PYQs एंड सिलेबस शुड बी योर गो टू। इनको आप फोकस करके करेंगे तो यू कैन डू वेल। उसमें भी आई वुड से स्पेशल अटेंशन टू एसे एंड एथिक्स, बिकॉज वो स्कोरिंग एरियाज़ हैं। एसे को कभी कभी हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, मैंने भी इनिशियली लाइटली लिया, बट व्हेन आई रोट माई फर्स्ट एसे आई रियलाइज़ कि ओ यहाँ पे तो बहुत काम करने की ज़रूरत है, एंड सो वी डिड वर्क ऑन इट एंड उसका मुझे रिटर्न्स भी मिले हैं। एसे मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था, तो आई थिंक इसलिए एसे इज़ समथिंग जिसको टाइम देना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। एंड आजकल एसेज थोड़े ट्रिकी भी आते हैं, थोड़े फिलोसॉफिकल टॉपिक्स आते हैं जिन्हें इनिशियली देख के आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है, तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रैक्टिस दैट थोड़े से टफ हो सकते हैं। तो वो आप 3 मंथ्स वुड बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ डूएबल फॉर श्योर। एंड आई थिंक इंटरव्यू की प्रेप तो जब एक बार आ जाता है रिजल्ट तभी शुरू होती है, बट दैट इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट फेज, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे यू मे बी रीडिंग अप टू 3 न्यूज़पेपर्स इन अ डे, आप कोई साथ में मे बी न्यूज़ का शो भी देखेंगे एंड यू मे तो आप 3-4 घंटे सिर्फ न्यूज़ पे स्पेंड करेंगे। अदर देन दैट आप बहुत सारा प्रेपरेशन अपने डैफ पे करेंगे, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि आप अपनी हॉबीज़ को और एक्सप्लोर करोगे, अपने बारे में और एक्सप्लोर करोगे, नोइंग यू नो योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ था, बाय नो मीन्स कि वो उसमें मेहनत नहीं है, उसमें भी बहुत मेहनत है, बट इंटरेस्टिंग फेज़ रहता है। तो एंड साथ साथ करंट अफेयर्स हो गया, आपका डैफ हो गया, एंड ऑल्सो आई थिंक आप थोड़ा बहुत चीज़ जैसे मैं करती थी, मैं ट्रांसक्रिप्ट्स पे काफ़ी फोकस करती थी, तो हम 2-3 फ्रेंड्स का ग्रुप था, थोड़ी ट्रांसक्रिप्ट्स आती रहती थी एंड वी वुड पिक देम अप एंड आई वुड प्रैक्टिस आंसरिंग द ट्रांसक्रिप्ट, जिससे एक इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस हो रही है। साथ साथ मैंने इंटरव्यू के लिए मैंने तो मॉक्स काफ़ी कम करे, जबकि फॉर प्रीलिम्स मैंने काफ़ी दिए थे, बट फॉर इंटरव्यू मैंने सिर्फ 2 या 3 ही मॉक्स दिए थे। मोर देन दैट आई रिलाइड कि मैं अपने फादर के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ कर सकूं, बिकॉज उनका 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, तो ऐसे 1-to-1 सेशंस करे थे फादर के साथ और भी लोगों के साथ, एंड दैट इज़ व्हाट रियली हेल्प मी, बिकॉज उनसे सेशंस के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं कहीं मेरी थिंकिंग कितनी मतलब यू नो इमेच्योर हो सकती है कि सर्टन एस्पेक्ट्स में, या हाँ बहुत ऊपर ऊपर से हो सकती है, इट इज़ नॉट रियली इन डेप्थ वेर आई एम नॉट सीइंग दी थिंग होलिस्टिकली। तो ये सब चीज़ें आई थिंक जब हम अपने से इतने एक्सपीरियंस लोगों से बात करते हैं तब समझ आती है कि अच्छा हाँ यार ये भी तरीका होता है सोचने का, हम नहीं सोच पा रहे हैं अभी। तो इंटरव्यू की प्रेप आई थिंक उस तरह से मेरा, जैसे मेरी सर्जरी हुई थी उसके बाद रिहैब चल रहा था, तो मुझे ना काफ़ी ऑफन बॉम्बे ट्रैवल करना होता था मेरे, क्योंकि डॉक्टर वहीं पे थे, वंस अ मंथ आई हैड टू गो देयर, तो मेरे ब्रेक्स होते थे एंड यू नो एवरी टाइम आई हैड टू गो टू बॉम्बे, मेरे पापा मुझे बोलते थे कि तुम यहीं कर लो, क्यों जा रही हो, पढ़ाई से ब्रेक हो जाएगा, बट मेरे लिए वो भी बहुत ज़रूरी था। तो ब्रेक्स आई थिंक अनअवॉइडेबल होते हैं, आप हमेशा कभी आप बीमार पड़ोगे, कभी कुछ बहुत इमरजेंसी आ गई, आप ऐसे नहीं सोच सकते कि 365 डेज़ मैं कुछ भी ब्रेक ना लूँ, तो वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। बट आई थिंक ब्रॉडली आपको अपने प्लान से स्टिक करना चाहिए। जैसे अगर आपने एक ब्रॉड प्लान बनाया कि 6 महीने में मैं इतना कंप्लीट करूँगा, उसमें पॉलिटी के लिए 10 दिन दिए हैं मैंने, तो एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, कोई सब्जेक्ट आपने 7 दिन दिए हैं 6 दिन में भी होगा, और कोई 10 दिन दिए हैं 11 दिन में भी होगा। बाद में एक अपना 4-5 दिन का बफर पीरियड भी रखना ज़रूरी है कि कभी कहीं ज़्यादा टाइम लग गया, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो आई थिंक उस तरह से वो मेकअप होता है। या किसी दिन अब मैंने बताया कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा, उस दिन सिर्फ 4 घंटे पढ़ा, तो कोई दिन ऐसे भी आएंगे जब मैं 10-11 घंटे भी पढ़ लूँगी, उस दिन बिल्कुल रिदम बना हुआ है, खुद भी लग रहा है हाँ और पढ़ लेते हैं अभी अच्छा हो रहा है,
तो आई थिंक ये सब मैनेज होता है ऑन एन एवरेज। आपको कंसिस्टेंटली ये है कि आप कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक्स नहीं ले सकते, आप ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे रोज़ के आपको निकालने पड़ेंगे आई थिंक, क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है, इतना तो मतलब करना ही पड़ेगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इट इज़, आई मीन वी आर ऑल ह्यूमन्स, वो तो हम वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो मैं एक्चुअली काफ़ी एनिमे देखती हूँ मतलब मे बी इट्स एन एथलीट्स वाला थिंग है, अब तो सभी देखते हैं, काफ़ी मेन स्ट्रीम हो गया, बट मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। मतलब उसमें जिस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनका एक स्ट्रगल आर्क होता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपन, सो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। आई यूज्ड टू सी स्पोर्टिंग वर्ल्ड में तो सो मेनी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड एवरीथिंग, मतलब उनकी बहुत, उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन समवेयर वहाँ से निकलता है, मेरे लिए भी वो था। तो मुझे ये ज़रूर था कि इन माई टफ टाइम्स एंड ऑल्सो व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, आई वुड जस्ट वॉच इट, इट वुड हेल्प मी फील गुड, थोड़ा सा पंप अप हो जाती थी, थोड़ा होता था हाँ हार्ड वर्क करेंगे हम भी, वी विल गेट देयर, सो दैट हेल्प मी अलॉट। अदर देन दैट आई थिंक लाइक यू नो कुछ सर्टन एथलीट्स लाइक रॉजर फेडरर और नीरज चोपड़ा, सिंधु, मतलब इन लोगों को देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। द वे वो लोग मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, जिस तरह से वो फिर भी इतने हम्बल हैं, तो उनसे देख के आई थिंक जस्ट दीज वर थिंग्स विच मोटिवेटेड मी। मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट थी व्हेन आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन, मतलब कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय द इंटायर टीम, अकेडमी में रह रही थी, साल के 15 से 20 बार मैं ट्रैवल करती थी। फ्रॉम दैट टू कम एंड सिट इन अ रूम यू नो पूरे टाइम 10 घंटे पढ़ो, बहुत ड्रास्टिक चेंज था। आई लॉस्ट टच विद ऑलमोस्ट ऑल माई फ्रेंड्स एंड जिनसे जो 10 साल से मेरे आसपास थे, मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट इवन नो आई एम राइटिंग द एग्ज़ाम। सो फॉर मी एंड ऑल्सो आई वॉज लिविंग इन देहरादून में मेरे बहुत फ्रेंड्स नहीं थे, बिकॉज हम बचपन में ही वहाँ से चले गए थे, एंड जो 2-3 फ्रेंड्स थे भी वो लोग सब कुछ ना कुछ करने बाहर चले गए थे। सो फॉर मी इंस्टाग्राम वॉज दैट प्लेस वेर आई वॉज जस्ट कनेक्टेड विद एवरीबडी। आई जस्ट न्यू कि लाइफ में चल क्या रहा है, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहा है, एंड वो किसी कोई शादी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और देख के कभी कभी थोड़ा लगता भी है कि अच्छा हम अभी भी पढ़ रहे हैं, बट आई थिंक इट वॉज स्टिल द प्लेस फॉर मी टू स्टे इन टच विद एवरीथिंग एंड स्टे इन टच विद लाइफ इन जनरल। तो मैंने तो इंस्टाग्राम बंद नहीं किया था, मैं उस पर पोस्ट करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, बट आई वुड स्टिल कि ठीक है 5 मिनट का भी ब्रेक होता था, स्क्रॉल कर लो, उससे थोड़ा मेंटली भी आपका रिफ़्रेश हो जाता है। ऑल्सो आई थिंक व्हाट्सएप इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आजकल, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, आपके कुछ भी एमरजेंसी भी होती है, आप थ्रू फ़ोन ही कनेक्टेड रहते हो। तो मैंने ऐसे नहीं किया था, आई थिंक इट वाज जस्ट कि पता होता था कि आप एक लिमिट से ज़्यादा इस पर स्पेंड नहीं करो। एंड अगेन लाइक आई टोल्ड यू, यूट्यूब वगैरह वो भी सब फ़ोन पे ही चलता था, सो यू कैन यूज़ इट वेरी इफेक्टिवली ऑल्सो। बहुत रिसोर्सेज नेट पे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी पता चलती हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। आप सिर्फ पढ़ाई करके या सिर्फ स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपकी मतलब पर्सनालिटी की डेप्थ और बढ़ती है अगर आप दोनों चीज़ें करते हैं, बिकॉज दोनों चीज़ों से आपको अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं। एज एन एथलीट रोज़ आप हार जीत देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल यू नो टफ ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं, उससे आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप कितनी सारी और क्वालिटीज़ सीखते हैं जो आपको लाइफ में हर जगह हेल्प करेंगी। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों करना चाहिए जितना हद तक पॉसिबल है। डिफ़िकल्ट होता है, इसका कोई डाउट नहीं है। मैंने भी किस तरह से कॉलेज मेरा मैनेज करा है, ओनली आई नो दैट, क्योंकि कहाँ पे ट्यूशन्स ढूंढो, इकोनॉमिक्स वॉज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े, बट आई थिंक इट इज़ ऑल वर्थ इट, बिकॉज उसने मेरी लाइफ में बहुत बहुत ऐड किया है। बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था। ऐसे काफ़ी सारे जूनियर्स ने रीच आउट किया कि दीदी दिस इज़ सो इंस्पायरिंग। मैं भी यू नो सिविल सर्विसेज का सोच रही थी, बट आई डिड नॉट नो इफ दिस वॉज इवन पॉसिबल। तो वो एक बहुत अच्छा लगा कि आई एम एबल टू इंस्पायर पीपल कि यू कैन डू बोथ एंड यू कैन डू बोथ ऑफ देम एट द टॉप मोस्ट लेवल। आप खेल भी सकते हो बिल्कुल, यू नो लाइक वर्ल्ड टॉप 20 टॉप 30, एंड यू कैन ऑल्सो क्रैक लाइक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। उसके अलावा लाइक मुझे बहुत सारे मेरे सीनियर्स ने कॉन्ग्रेचुलेट करा, बिकॉज जैसे यू नो साइना दीदी हो गई, सो मेनी ऑफ देम कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बिकॉज सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड दे ऑल रियली अप्रिशिएट, दे ऑल रियलाइज़ कितनी मेहनत जाती है इसमें, एंड उस मेहनत की बहुत वैल्यू सबको पता है। सो उनका आया। एंड अनदर थिंग विच हैपेंड वाज, मेरे कोचेज़ ने मुझे बोला कि यू नो अब हमसे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते थे सर ये सिर्फ खेलता है, पढ़ता नहीं है, खेलने की वजह से इसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। नाउ वी हैव समथिंग टू टेल देम कि यू नो ऐसा नहीं है। आई मीन लुक एट कुहू, शी हैज़ डन बोथ द थिंग्स, एंड दोनों में एक्सेल करी है बिकॉज वो स्पोर्ट्स खेल रही थी, पढ़ाई में भी करी है। सो वो भी एक बहुत आई थिंक स्पेशल फीलिंग थी। मैंने कॉलेज की ज़्यादा वैसे लाइफ वो नहीं जी, मैंने स्कूल डेज़ में ज़्यादा कुछ नहीं करा। माई लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड दीज टू थिंग्स कि सुबह उठ के अपनी ट्रेनिंग जाओ, स्कूल अटेंड करो अच्छे से, एंड कम बैक एंड यू गो फॉर ट्रेनिंग अगेन।
सो दिस वॉज माई लाइफ फॉर ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स एंड मैंने दोनों चीज़ों को ही जितना अपना बेस्ट कर सकती थी, आई गेव माई बेस्ट. आई एम समबडी हु लव्स टू वर्क हार्ड एक्चुअली. कोर्ट पे हो, पढ़ाई हो, जो भी हो, मैं अपना 100% हमेशा देती थी. एंड आई थिंक इनमें से एक भी नहीं रहती है तो मेरी लाइफ मुझे बहुत इनकम्प्लीट लगती है. एजुकेशन एंड पढ़ाई ने एक अलग तरीके से वैल्यू एडिशन किया है, वेयर आई थिंक आई एम नाउ सो मच मोर अवेयर ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड मी. जब बीच में कुछ एक थोड़ा ऐसा पीरियड था जहाँ मैं सिर्फ खेल रही थी एंड मैं इतना नहीं पढ़ रही थी, एंड मैं उससे अगर अपने आप को अभी कंपेयर करूँ, मुझे लगता है कि मैं तब कितनी इग्नोरेंट थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था. मैं एक बबल में रह रही थी जहाँ मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स की दुनिया दिख रही थी. तो तब मुझे लगता है कि एजुकेशन भी कितनी इंपॉर्टेंट है. एंड एट द सेम टाइम इफ़ आई सी, स्पोर्ट्स ने मुझ में जो क्वालिटीज़ इंस्टिल करी हैं वो आई थिंक बहुत रेयर होंगी जो उस लेवल पे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलने ने मुझे सिखाया है. तो बोथ ऑफ देम आर लाइक बहुत ही उनकी अपनी स्पेशल प्लेस है एंड उसको आप किसी भी चीज़ से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. पहला मैसेज तो यही होगा कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा भी खुलता है. हम लोग उस समय पे ये सोच लेते हैं कि लाइक पूरी दुनिया, लाइक द वर्ल्ड हैज़ एंडेड, ऐसा फीलिंग आती है. ये बहुत नेचुरल है क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो किसी चीज़ के लिए और फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग हो सकता है. बट हमें बस उस समय यही है, डिसहार्टन नहीं होना. वी जस्ट हैव टू कीप आवर आइज़ एंड ईयर्स ओपन एंड कहीं ना कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप का सेल्फ एनालिसिस बहुत ऑनेस्टली करें. तो एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ कि मेरा एप्टीट्यूड कहाँ लाए करता है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाए करता है. मैं मतलब अब जैसे अगर ये एक फैक्ट है कि ये एग्ज़ाम में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो मतलब दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू. कोई कितना भी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट हो, दे विल स्टिल हैव टू वर्क हार्ड हियर. तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या चीज़ अलाइन करती है. समवेयर आई थिंक ये एक इशू ये हो जाता है कि कभी कभी वी गो फॉर थिंग्स विच में नॉट बी अलाइनिंग विद अस एंड तब हम लोगों को और भी ज़्यादा डिसोनेंस होता है. तो फाइंडिंग दैट थिंग एंड बीइंग ओपन टू अदर अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसहार्टन नहीं होना चाहिए. मुझे उस वक्त लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ के 12 साल बैडमिंटन को दिए हैं और अब ये इस तरह से अगर हो रहा है, मतलब इट वॉज़ वेरी डिसहार्टनिंग. बट हु न्यू आई वुड बी इन अ बेटर प्लेस. मतलब मैं इंजरी जब हुई ये सोच भी नहीं सकती थी इससे कुछ पॉजिटिव आउटकम होगा. बट वहाँ से if I ended up here, so I think कि maybe this is where I was meant to be. मैसेज मेरा यही होगा कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप एक अच्छा प्लान बनाओ. यू टेक इन ऑल दी इनपुट्स फ्रॉम डिफरेंट टॉपर्स टॉक्स या जिसको भी आप जिनसे भी इन टच हो, जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनसे इनपुट्स लेके एक अच्छा प्लान बनाइए एंड देन शट आउट ऑल दी आउटसाइड नॉइज़. बिकॉज इस एग्ज़ाम में बहुत सारी बाहर की नॉइज़ होती है. वो शट करके जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टिक टू योर प्लान. उसमें कॉन्फिडेंस रखिए, गिव योर 100% एंड आई थिंक दैट इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड.